मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक 26 साल का साधारण ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरे दिन रोड पर ही कटते हैं, कभी धूप में तपते, कभी बारिश में भीगते और कभी अकेलेपन में गाने गुनगुनाते। मैं ये काम इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे परिवार का गुजारा इसी से चलता है। मेरी माँ, मेरी छोटी बहन नंदिनी और मैं, यही मेरा छोटा सा परिवार है। पापा नहीं रहे और तब से घर चलाने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। उस रात की शुरुआत एकदम सामान्य थी। दिसंबर की ठंडी रात थी और मुझे लखनऊ से कानपुर माल पहुंचाने जाना था। मैंने सोचा था कि रास्ता खाली होगा और सफर जल्दी निपट जाएगा। माल ढोने का काम मेरे लिए नया नहीं था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। रात के करीब 8 बजे थे। मैंने अपना ट्रक गियर में डाला और लखनऊ की संकरी गलियों से हाईवे की ओर बढ़ा। सड़क पर ठंडी हवा के झोंके चेहरे को काट रहे थे। मैं अकेला था और ट्रक के इंजन की आवाज मेरे अकेलेपन का साथी थी। हाईवे पर चढ़ते ही मैंने रेडियो चालू किया। पुराने गाने सुनने का अपना ही मजा है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, गाना बज रहा था। मैं गुनगुना रहा था, लेकिन मन में एक अजीब सा बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गड़बड़ होने वाला है। करीब 2 घंटे चलने के बाद मैंने एक सुनसान जगह पर ट्रक रोक दिया। चाय पीने का मन कर रहा था। हाईवे पर एक छोटी सी दुकान दिखी, जहां चाय के साथ साथ गर्म पकौड़े भी मिल रहे थे। भाई, एक चाय और पकौड़े दे दो, मैंने दुकानदार से कहा। दुकानदार, जो 50 साल का लग रहा था, मुझे घूरते हुए बोला, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, कानपुर, अभी तो सफर शुरू हुआ है। वह चाय बनाते हुए बोला, रात के इस पहर में यहाँ कुछ अजीब बातें होती हैं। लोग कहते हैं कि इस रास्ते पर कुछ दिखाई देता है। मैंने उसकी बात को हंसी में टाल दिया। भाई, ऐसी कहानियां हर हाईवे पर सुनने को मिलती हैं। मैं तो सालों से इस रास्ते पर सफर कर रहा हूं, कभी कुछ नहीं हुआ। दुकानदार ने मेरी ओर गहरी नजर से देखा और चाय मेरे हाथ में पकड़ा दी। सावधान रहना। मैंने पकौड़े खाए, चाय पी और ट्रक की ओर वापस चल पड़ा। ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया, लेकिन मन अब थोड़ा बेचैन हो गया था। दुकानदार की बातें मेरे दिमाग में घूमने लगीं। रात के करीब 11 बज चुके थे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। दोनों तरफ खेत और जंगल। आसमान में चांद और तारे साफ दिखाई दे रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। जैसे ही मैंने एक मोड़ पार किया, मेरी नजर अचानक सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह सफेद सलवार कुर्ता पहने हुए थी और सड़क के किनारे इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी मदद का इंतजार कर रही हो। मैंने ट्रक रोक दिया। इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? मैंने खिड़की से झांकते हुए पूछा। लड़की ने घबराई हुई आवाज में कहा, भैया, मुझे कानपुर जाना है, क्या आप वहां तक छोड़ देंगे? मैं थोड़ी देर सोचता रहा, फिर कहा, ठीक है, बैठ जाओ। लड़की ट्रक के केबिन में चढ़ गई और मेरे बगल में बैठ गई। वह बेहद शांत थी। उसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने उसे सवालों से परेशान करना सही नहीं समझा। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने आखिरकार पूछा। रुचि, उसने धीरे से जवाब दिया। मैंने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी। मैंने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, रुचि, इतनी रात को अकेले यहां क्यों घूम रही हो? घर में किसी को चिंता नहीं हो रही? उसने जवाब दिया, मुझे एक जरूरी काम से कानपुर जाना था, बस छूट गई इसलिए यहां फंस गई। उसके जवाब से मुझे संतुष्टि नहीं हुई, लेकिन मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए। कुछ देर बाद मैंने देखा कि वह ट्रक की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आपको डर नहीं लगता इतनी रात को ट्रक चलाते हुए? उसने अचानक पूछा। मैंने हंसते हुए कहा, डरने का समय किसके पास है? ये सड़कें ही मेरी जिंदगी हैं। रुचि ने मेरी बात पर कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप बाहर देखती रही। रात के करीब 12 बज चुके थे। हाईवे पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। मेरी नजर सड़क पर थी, लेकिन मन में अजीब सी बेचैनी थी। अचानक ट्रक के इंजन ने अजीब आवाज की और बंद हो गया। मैं हैरान था। ट्रक एकदम नया था और ऐसी समस्या पहले कभी नहीं आई थी। मैंने ट्रक से बाहर निकलकर इंजन चेक किया। सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। रुचि भी नीचे उतर आई। क्या हुआ? उसने पूछा। पता नहीं, लगता है इंजन में कोई दिक्कत है, मैंने कहा।
रात के सन्नाटे में हमें दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। रुचि ने कहा, यह आवाज कहां से आ रही है? मैंने उसे चुप रहने को कहा और आवाज की दिशा में ध्यान लगाया। आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। शायद ये हवा की आवाज है, मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन तभी मैंने देखा, सड़क पर दूर से एक परछाई हमारी ओर बढ़ रही थी। मैंने सड़क पर उस परछाई को देखा जो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। उसका आकार स्पष्ट नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि वह किसी इंसान की तरह लग रही थी। रुचि भी उसे देख रही थी। उसने हल्की आवाज में मुझसे पूछा, वो क्या है? उसकी आवाज में डर था। मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने खुद को शांत रखा। पता नहीं, शायद कोई राहगीर होगा। लेकिन मेरे शब्दों में जितना भरोसा था, मेरे दिल में उतनी ही बेचैनी थी। मैंने ट्रक का बोनट बंद किया और सोचा कि पहले इस परछाई के पास जाकर देखना चाहिए। रुचि ने मेरा हाथ पकड़ लिया। आप मत जाइए। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। डरने की कोई बात नहीं, हो सकता है कोई मदद मांगने आया हो। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। मैंने अपनी टॉर्च उठाई और परछाई की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं करीब जा रहा था, वह परछाई थोड़ी स्पष्ट होती जा रही थी। वह किसी महिला की आकृति लग रही थी, सफेद कपड़े पहने हुए, बाल बिखरे हुए। मैं करीब पहुंचा तो आवाज सुनाई दी, मदद करो, मुझे मदद चाहिए। मैंने पूछा, कौन हो तुम? यहां क्या कर रही हो इतनी रात को? लेकिन उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वह बार बार यही कह रही थी, मदद करो, मुझे घर जाना है। मैंने गौर किया कि उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ते ही वह दूसरी दिशा में देखती। कुछ तो अजीब था। मैंने उससे कहा, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मेरे ट्रक के पास चलो, मैं तुम्हें यहां छोड़ नहीं सकता। लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, बस एक जगह खड़ी रही। रुचि भी पास आ गई थी। उसने मुझे घबराकर कहा, अर्जुन भैया, मुझे नहीं लगता कि हमें इसके साथ रुकना चाहिए। ये सही नहीं लग रही। मैंने भी महसूस किया कि स्थिति सामान्य नहीं थी। ठीक है, हमें वापस ट्रक में जाना चाहिए, मैंने रुचि से कहा। जैसे ही हम मुड़े, वह महिला हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी अजीब थी कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। यह हंसी इंसान की नहीं लग रही थी। रुचि ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। हम दोनों ट्रक की ओर भागे। मैंने जल्दी से ट्रक का दरवाजा खोला और रुचि को अंदर बैठाया। मैं ड्राइवर सीट पर बैठा और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार ट्रक स्टार्ट हो गया। धन्यवाद भगवान, मैंने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक आगे बढ़ाया, वही महिला अचानक हमारे सामने आ गई। ट्रक की हेडलाइट्स में उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। यह वही चेहरा था जो मैंने सपने में कई बार देखा था। उसकी आंखें काली थीं और उसका चेहरा डरावना। ये कौन है? रुचि चिल्लाई। मैंने ट्रक का हॉर्न बजाया, लेकिन वह नहीं हटी। मैंने डरते डरते ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, वह अचानक गायब हो गई। क्या यह भूत थी? रुचि ने रोते हुए पूछा। पता नहीं, लेकिन हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, मैंने कहा। ट्रक तेजी से आगे बढ़ाने लगा, लेकिन मेरी नजरें बार बार शीशे में पीछे देखने लगतीं। मुझे लग रहा था कि वह महिला अभी भी हमारा पीछा कर रही है। करीब आधा घंटा लगातार गाड़ी चलाने के बाद हमने एक और ढाबा देखा। मुझे रुकना पड़ा क्योंकि रुचि की हालत खराब हो रही थी। वह कांप रही थी। मैंने ट्रक रोका और उसे पानी पिलाया। ढाबे का मालिक बूढ़ा आदमी था। उसने हमें इस हालत में देखा तो पूछा, क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है? मैंने उसे पूरी बात बताई। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम लोग उस जगह से होकर आए हो जहां कई साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। उस हादसे में एक औरत मारी गई थी और तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या सच में ऐसा कुछ है? मैंने पूछा। उसने कहा, मैंने खुद कई बार उस औरत को देखा है। लोग कहते हैं कि वह किसी की मदद करने के बहाने उसे अपने साथ ले जाती है। तुम खुशकिस्मत हो कि बच गए। रुचि ने कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? ढाबे वाले ने हमें सलाह दी, आगे कानपुर के पास एक मंदिर है, वहां जाओ और भगवान से प्रार्थना करो।
उस जगह की शक्ति तुम्हारी मदद करेगी। मैंने उसकी बात मानने का फैसला किया, लेकिन डर अब भी मेरे मन में था। हमने ढाबे पर कुछ खाया और आगे बढ़ गए। रास्ता पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। मैं हर कोने, हर छाया को देख रहा था, यह सोचकर कि कहीं वह महिला फिर से न दिखाई दे। रुचि बिल्कुल चुप थी। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ सोच रही है। मैंने उससे पूछा, तुम ठीक हो? उसने सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। रात के करीब 3 बज चुके थे। हमने मंदिर के पास पहुंचकर ट्रक रोका। वहां एक साधु बैठे थे। मैंने उन्हें सारी बात बताई। साधु ने कहा, तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए भगवान का शुक्र मनाओ। वह आत्मा बहुत खतरनाक है। तुम्हें यहां से कानपुर तक बिना रुके जाना होगा। कोई भी आवाज सुनो, किसी को देखो, लेकिन रुकना मत। हमने साधु की बात मान ली। मंदिर से आगे बढ़ने पर सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन मन में डर अब भी बना हुआ था। मंदिर से निकलने के बाद मेरे दिमाग में साधु की बातें बार बार गूंज रही थीं। उन्होंने कहा था कि हमें बिना रुके कानपुर तक पहुंचना होगा। यह सलाह जितनी सीधी लग रही थी, उतनी ही डरावनी भी थी। क्या होगा अगर वह महिला फिर से सामने आ गई? रुचि मेरे बगल में बैठी थी। उसकी आंखें अब भी सहमी हुई थीं। मैंने उसे देखकर कहा, डरने की जरूरत नहीं है, हम बस कुछ ही घंटों में कानपुर पहुंच जाएंगे। उसने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी खामोशी मुझे परेशान कर रही थी। ट्रक का इंजन दहाड़ते हुए फिर से आगे बढ़ा। हाईवे अब और भी सुनसान लग रहा था। चारों तरफ अंधेरा, सर्द हवा और सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी। मैंने रेडियो चालू करना चाहा, लेकिन वह खराब हो चुका था। शायद डर और सन्नाटे का यह सफर और लंबा महसूस होने वाला था। कुछ किलोमीटर चलने के बाद मुझे अचानक महसूस हुआ कि ट्रक का वजन बढ़ गया है। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक पर कोई भारी चीज लद गई हो। मैंने स्पीड चेक की। ट्रक धीमा हो गया था, जबकि मैंने गियर तेज कर रखा था। अर्जुन भैया, कुछ गड़बड़ है। रुचि ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। हाँ, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है, मैंने कहा। मैंने शीशे में पीछे देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर मैंने ट्रक को रोकने का फैसला किया। आप रुक क्यों रहे हैं? रुचि ने घबराकर पूछा। देखना होगा कि ट्रक पर क्या गड़बड़ है। जैसे ही मैंने ट्रक रोका और नीचे उतरा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ट्रक के पिछले हिस्से में खून के निशान थे। ये निशान ताजे लग रहे थे, जैसे अभी अभी कुछ हुआ हो। ये क्या है? रुचि ने ट्रक से झांकते हुए पूछा। पता नहीं, तुम ट्रक में ही रहो, मैं देखता हूं, मैंने कहा और पीछे की ओर बढ़ा। जैसे ही मैंने ट्रक का पिछला हिस्सा देखा, मेरा दिल धड़कना बंद कर दिया। वहां कुछ नहीं था, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैं जल्दी से वापस ट्रक में चढ़ गया। कुछ मिला? रुचि ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दिया। रास्ता अब और अजीब लगने लगा। सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे चारों तरफ कोई हमें घूर रहा हो। रुचि भी अब बिल्कुल चुप थी। कुछ देर बाद अचानक सड़क पर एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। वह हाथ हिला रहा था, जैसे हमें रुकने का इशारा कर रहा हो। अब क्या करें? रुचि ने डरते हुए पूछा। हम रुक नहीं सकते। साधु ने कहा था कि हमें बिना रुके आगे बढ़ना है, मैंने कहा। मैंने ट्रक को स्पीड दी और आदमी को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ गया। जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, मैंने शीशे में देखा। वह आदमी हमें घूर रहा था। उसकी आंखें अजीब लग रही थीं, जैसे खाली हों। क्या वो आदमी इंसान था? रुचि ने धीरे से पूछा। पता नहीं, लेकिन अब हम रुकने वाले नहीं हैं, मैंने कहा। कुछ देर बाद अचानक ट्रक के ऊपर जोर की आवाज हुई, जैसे किसी ने जोर से ट्रक पर हाथ मारा हो। यह क्या था? रुचि चीखी। शायद कोई पेड़ की टहनी गिरी होगी। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन फिर आवाज लगातार आने लगी। धम धम धम। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक की छत पर चल रहा हो। मैंने गाड़ी रोकने का मन बना लिया। मत रुको, रुचि चिल्लाई। लेकिन हमें देखना होगा कि ये क्या है, मैंने कहा। मैंने ट्रक रोका और टॉर्च लेकर बाहर निकला। जैसे ही मैंने छत की तरफ देखा, मेरी सांस अटक गई। वहां कुछ नहीं था। क्या हुआ? रुचि ने ट्रक के अंदर से पूछा। कुछ नहीं, शायद मैंने गलत सुना, मैंने कहा। जैसे ही मैं वापस ट्रक में बैठा, रुचि अचानक से जोर से चिल्लाई, वो देखो! मैंने देखा कि ट्रक के सामने वही महिला खड़ी थी।
इस बार उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था। ये क्या है? मैंने खुद से पूछा। महिला ने अपना हाथ उठाया और इशारा किया कि मैं ट्रक से बाहर आऊं, लेकिन मैं हिल भी नहीं पाया। क्या हम पीछे मुड़ जाएं? रुचि ने रोते हुए पूछा। नहीं, हमें आगे बढ़ना होगा, मैंने कहा। मैंने ट्रक को रिवर्स में डाला और तेजी से पीछे ले जाने लगा, लेकिन तभी ट्रक के पीछे से वही आदमी दिखाई दिया जो कुछ देर पहले सड़क पर खड़ा था। हम फंस गए हैं, मैंने महसूस किया। दोनों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे हमें घूरते हुए कुछ कहना चाह रहे हों। रुचि की हालत खराब हो रही थी। वह लगातार रो रही थी और मुझसे कह रही थी, अर्जुन भैया, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। मैंने ट्रक के गियर बदले और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। अगर मैं आगे जाता हूं तो वह महिला रास्ते में है, और अगर पीछे जाता हूं तो वह आदमी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। रुको रुको, रुचि अचानक चिल्लाई। क्या हुआ? मैंने घबरा कर पूछा। उस महिला की आंखें देखो, वह हिल नहीं रही, उसने कहा। मैंने ध्यान से देखा। सच में वह महिला बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे कोई मूर्ति हो, लेकिन उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैं कुछ करता हूं, मैंने कहा और ट्रक से बाहर निकलने का फैसला किया। मत जाओ अर्जुन भैया, प्लीज मत जाओ। रुचि ने मुझे रोकने की कोशिश की। डर मत, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, मैंने उसे समझाया। टॉर्च हाथ में लेकर मैं ट्रक से नीचे उतरा। मेरे कदम भारी हो रहे थे, जैसे कोई मुझे पीछे खींच रहा हो। मैं धीरे धीरे उस महिला की ओर बढ़ने लगा। तुम कौन हो और यहां क्यों खड़ी हो? मैंने पूछा। वह कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें अब मेरी तरफ थीं। अचानक उसने अपनी जगह से हिलना शुरू किया। मैं पीछे हटने लगा। क्या चाहिए तुम्हें? मैंने लगभग चिल्लाते हुए पूछा। वह मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन डरावनी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वह हवा में तैर रही थी। मैंने तुरंत ट्रक की तरफ दौड़ लगाई। जैसे ही मैं अंदर चढ़ा, वह महिला गायब हो गई। क्या हुआ? रुचि ने रोते हुए पूछा। कुछ नहीं, हमें यहां से निकलना होगा, मैंने कहा और ट्रक स्टार्ट किया। मैंने ट्रक को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया। इस बार मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, मैं रुकने वाला नहीं हूं। लेकिन कुछ ही दूरी तय की थी कि ट्रक फिर से भारी लगने लगा। अर्जुन भैया, ये ट्रक रुक क्यों रहा है? रुचि ने घबरा कर पूछा। पता नहीं, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैंने कहा और गियर बदलकर ट्रक की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक जैसे ठहर गया। मैंने शीशे में देखा, ट्रक के पीछे वह आदमी लटका हुआ था। ओह भगवान, मैंने डर के मारे कहा। उस आदमी का चेहरा भयानक था। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थीं और उसका मुंह खून से भरा हुआ था। वह ट्रक पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। रुचि, अंदर रहो और दरवाजे बंद कर लो, मैंने चिल्लाया। मैंने ट्रक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक नहीं चल रहा था। उस आदमी ने ट्रक के शीशे पर हाथ मारा। उसकी उंगलियां इतनी लंबी और पतली थीं कि वे किसी जानवर की लग रही थीं। यह क्या हो रहा है? मैंने खुद से कहा। रुचि जोर जोर से रोने लगी। हम मर जाएंगे, यह सब हमारी गलती है, हमें रुकना नहीं चाहिए था। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। कुछ नहीं होगा, हम यहां से निकल जाएंगे। मैंने पूरी ताकत लगाकर ट्रक को स्टार्ट किया। इस बार ट्रक चल पड़ा। मैंने ट्रक को इतनी तेजी से भगाया कि वह आदमी पीछे छूट गया, लेकिन मेरी राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। कुछ ही दूर चलने के बाद सड़क पर एक बड़े से पेड़ का तना गिरा हुआ था। अब क्या करें? रुचि ने पूछा। कोई और रास्ता ढूंढना होगा, मैंने कहा। मैंने ट्रक को मोड़कर दूसरी दिशा में ले जाना चाहा, लेकिन जैसे ही ट्रक मुड़ा, सामने वही महिला खड़ी थी। यह हमें जाने नहीं देगी, रुचि ने कहा। चुप रहो, मैं देखता हूं, मैंने कहा। मैंने ट्रक रोका और टॉर्च लेकर नीचे उतरा। इस बार मैं डरना नहीं चाहता था। कौन हो तुम और हमें क्यों रोक रही हो? मैंने जोर से पूछा। महिला ने पहली बार मुझसे बात की। उसकी आवाज गूंज रही थी। ये जगह छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। क्या मतलब? मैंने पूछा। यह रास्ता तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाएगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम यहां से जिंदा नहीं निकलोगे, उसने कहा।
मैंने वापस ट्रक की तरफ देखा। रुचि खिड़की से झांक रही थी। हमें क्या करना चाहिए? मैंने खुद से कहा। महिला ने कहा, साधु की बात मानो, बिना रुके चलते रहो, ये जगह छोड़ दो। मैंने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, मैं अब नहीं रुकूंगा। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और महिला को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ा दिया। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, महिला गायब हो गई। रास्ता अब साफ था, लेकिन मेरा मन अब भी बेचैन था। रुचि ने पूछा, क्या अब सब ठीक हो जाएगा? शायद, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा, मैंने कहा। रात के करीब 4 बज चुके थे। आसमान धीरे धीरे साफ हो रहा था, लेकिन डर अब भी बरकरार था। मैं सोच रहा था कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। कुछ दूरी के बाद हम एक गांव के पास पहुंचे। वहां की हवा में एक अजीब सी गंध थी। मैंने रुचि से कहा, यहां रुकना सुरक्षित नहीं होगा। हमने गांव को पार किया और सीधे कानपुर की ओर बढ़ने लगे। लेकिन मुझे यह एहसास हो रहा था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली। रात गहरी हो चुकी थी और हम हाईवे छोड़कर एक छोटे से गांव के करीब पहुंच गए थे। उस गांव की ओर जाते ही मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। हवा में एक अलग ही गंध थी, जैसे कुछ जला हो या कोई पुरानी चीज सड़ रही हो। अर्जुन भैया, मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही। हमें यहां नहीं रुकना चाहिए, रुचि ने डरते हुए कहा। पता है, लेकिन हमें कुछ देर रुककर ट्रक चेक करना होगा। ट्रक ठीक से चल नहीं रहा और हमें किसी सुरक्षित जगह तक पहुंचना होगा। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। मैंने ट्रक को एक खुले मैदान के पास रोका, जहां कुछ झोपड़ियां नजर आ रही थीं, लेकिन यह गांव सुनसान था। कोई भी व्यक्ति वहां दिख नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह वर्षों से वीरान पड़ी हो। यहां तो कोई नहीं है, क्या हमें आगे बढ़ जाना चाहिए? रुचि ने झोपड़ियों की ओर इशारा करते हुए कहा। पहले ट्रक चेक कर लेता हूं, तुम यहीं बैठो, मैंने कहा। मैंने टॉर्च लेकर ट्रक के इंजन और पिछले हिस्से को चेक करना शुरू किया। ट्रक के टायर सही थे, लेकिन इंजन से अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई अंदर फंसा हो। मैंने इंजन का ढक्कन खोला, लेकिन वहां कुछ नहीं था। भैया, जल्दी कीजिए, यह जगह डरावनी लग रही है, रुचि ने घबराते हुए कहा। मैंने जल्दी से काम खत्म किया और ट्रक में वापस चढ़ा। जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की, अचानक झोपड़ियों से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। वह धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। अरे, वह कौन है? रुचि ने खिड़की से बाहर देखते हुए पूछा। पता नहीं, शायद यहां की कोई रहवासी हो, मैंने कहा। वह औरत ट्रक के पास आकर रुक गई। उसने खिड़की पर दस्तक दी। बेटा, कहां जा रहे हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। मैंने खिड़की थोड़ा नीचे की और कहा, हम कानपुर जा रहे हैं। हमारा ट्रक खराब हो गया था तो यहां रुकना पड़ा। उसने मेरी बात सुनकर सिर हिलाया और कहा, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, यहां रुके तो मुश्किल में पड़ जाओगे। क्या मतलब? मैंने हैरानी से पूछा। यह गांव शापित है, जो भी यहां रुकता है वह वापस नहीं जा पाता, उसने कहा। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत खिड़की बंद कर ली और रुचि से कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। लेकिन ट्रक, रुचि ने कहा, जो भी हो, मैं इसे चलाकर यहां से ले जाऊंगा, मैंने दृढ़ता से कहा। जैसे ही मैंने ट्रक स्टार्ट किया, बूढ़ी औरत जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी गूंज रही थी, जैसे पूरी जगह उसी की आवाज से भर गई हो। मैंने ट्रक को तेजी से आगे बढ़ा दिया। कुछ किलोमीटर चलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सड़क पर वही बूढ़ी औरत खड़ी है। यह कैसे संभव है? रुचि ने चिल्लाते हुए कहा। पता नहीं, लेकिन अब मैं नहीं रुकने वाला, मैंने कहा और ट्रक को और तेज चलाने लगा। जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, वह अचानक गायब हो गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। रुचि अब बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। हम पर कोई जादू हो रहा है, यह सब सामान्य नहीं है, मैंने खुद से कहा। नक्कारासा, गांव का असली सच रास्ते में हमें एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। वहां रोशनी जल रही थी और कुछ लोग बैठे नजर आ रहे थे। मैंने ट्रक रोकने का फैसला किया। यहां रुकने में खतरा तो नहीं? रुचि ने पूछा। नहीं, यह जगह सुरक्षित लग रही है और मुझे भूख भी लग रही है, मैंने कहा। हम ट्रक से उतरकर ढाबे पर गए। वहां एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, जो शायद मालिक था। क्या खाओगे भाई साहब?
उसने पूछा। कुछ भी जल्दी तैयार कर दो। और एक बात पूछनी थी, मैंने कहा। हाँ पूछो। हम जिस गांव से आ रहे हैं वह बहुत अजीब लगा। वहां कोई रह नहीं रहा था और एक औरत कह रही थी कि वह जगह शापित है। यह सब क्या है? उसने मेरी बात सुनकर गहरी सांस ली। तुम लोग उस गांव में रुके थे? हाँ, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए, मैंने कहा। तुम्हें वहां नहीं रुकना चाहिए था। वह गांव सच में शापित है। कई साल पहले वहां एक औरत और उसके परिवार को जिंदा जला दिया गया था। तभी से वहां अजीब घटनाएं होती हैं। जो भी वहां रुकता है वह किसी न किसी मुसीबत में फंस जाता है। मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। रुचि ने मेरी तरफ देखा और कहा, हमने वहां क्यों रुका? अर्जुन भैया, मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ होगा, मैंने कहा। अब तुम लोग यहां सुरक्षित हो, लेकिन इस हाईवे पर सतर्क रहना। कई लोग लापता हो चुके हैं, बुजुर्ग ने कहा। मैंने जल्दी से खाना खत्म किया और ट्रक में वापस आ गया। अब मेरा ध्यान सिर्फ कानपुर तक पहुंचने पर था। अरगरा रास्ते में नई मुश्किल। हमने फिर से सफर शुरू किया। अब तक सब ठीक लग रहा था, लेकिन मेरा मन अब भी अशांत था। मैंने रुचि से कहा, तुम सोने की कोशिश करो, अभी कुछ घंटे और लगेंगे। नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी। रुचि ने ठीक कहा था। उस रात नींद तो किसी को नहीं आ सकती थी। कुछ घंटों के बाद अचानक ट्रक की हेडलाइट बंद हो गई। अरे ये क्या हुआ? मैंने ट्रक रोकते हुए कहा। मैंने देखा कि हाईवे पर अंधेरा छा गया था। चारों ओर सन्नाटा था। ट्रक के चारों तरफ घना कोहरा छा गया। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है, रुचि ने कहा। डरने की बात नहीं है, मैं लाइट ठीक कर देता हूं, मैंने कहा। मैंने नीचे उतरकर लाइट चेक की। जैसे ही मैं ट्रक के पास पहुंचा, मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कौन है? मैंने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर से आवाज आई। इस बार वह और पास से आ रही थी। मैं जल्दी से ट्रक में चढ़ गया। क्या हुआ? रुचि ने पूछा। कुछ नहीं, हमें जल्दी से यहां से निकलना होगा। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ा दिया, लेकिन वह आवाज अब भी हमारे साथ थी। क्या वह आवाज ट्रक के अंदर से आ रही है? रुचि ने डरते हुए पूछा। मैंने महसूस किया कि ट्रक के अंदर कुछ हलचल हो रही थी। मैंने शीशे में देखा। ट्रक की पिछली सीट पर एक परछाई बैठी थी। यह क्या है? मैंने चिल्लाते हुए कहा। रुचि ने भी पीछे देखा और जोर से चीख पड़ी। यह सब कैसे हो रहा है? मैंने खुद से पूछा। मैंने ट्रक की पिछली सीट पर जो देखा, उससे मेरी सांसें थम गईं। वहां परछाई जैसा कुछ था, धुंधला लेकिन साफ दिखाई देने वाला। वह एक इंसान के आकार का था, लेकिन उसका चेहरा दिख ही नहीं रहा था। रुचि की चीख से मैं झटके में होश में आया। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें ढक ली थीं। भैया, ये क्या है? यह हमारे ट्रक में कैसे आया? वह घबराते हुए बोली। मैंने ट्रक को और तेज चलाना शुरू कर दिया। मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी, किसी भी तरह इस डरावनी चीज से छुटकारा पाना। शांत रहो रुचि, मैं इसे संभाल लूंगा। मैंने उसे भरोसा दिलाने की कोशिश की, लेकिन मेरे खुद के हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। एक आवाज की शुरुआत। जैसे ही मैंने ट्रक को तेज किया, मुझे पीछे से किसी के धीमे धीमे बोलने की आवाज सुनाई दी। आवाज अस्पष्ट थी, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो। तुम नहीं बचोगे, यह सफर खत्म हो चुका है। आवाज में गहराई और खतरनाक गंभीरता थी। मैंने शीशे में पीछे देखा। वह परछाई अब हमारी ओर बढ़ने लगी थी। रुचि, जल्दी से दरवाजा खोलो और कूद जाओ, मैंने कहा। नहीं भैया, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, रुचि ने मेरी बात को अनसुना करते हुए जोर से कहा। उसकी हिम्मत देखकर मैंने खुद को और मजबूत किया। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो हमें एक साथ इस चीज का सामना करना होगा, मैंने कहा। अजनबी का सामना। मैंने ट्रक को सड़क किनारे रोका। ट्रक की ब्रेक लगते ही वह परछाई रुक गई। कौन हो तुम? मैंने चिल्लाते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। मैंने धीरे धीरे खिड़की खोली और टॉर्च जलाकर पीछे देखा। वहां अब कुछ नहीं था। भैया, वह गायब हो गया? रुचि ने हड़बड़ाते हुए पूछा। शायद, या फिर यह हमारी आंखों का धोखा हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और कहता, ट्रक के अंदर अचानक से तेज आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लगा
जैसे कोई सीटों को खरोंच रहा हो। मैंने ट्रक के फर्श की ओर देखा। वहां कीचड़ और खून के निशान थे जो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहे थे। यह सब हो क्या रहा है? मैंने घबरा कर कहा। रुचि ने सहमते हुए कहा, भैया, ये वही चीज है जिसके बारे में उस बूढ़ी औरत ने हमें चेतावनी दी थी। अनजान गांव के रहस्य की गूंज। तभी मुझे उस बूढ़ी औरत की बात याद आई जो कह रही थी कि गांव शापित है। शायद हम उस गांव से कुछ लेकर आए हैं, मैंने खुद से कहा। मैंने ट्रक को दोबारा स्टार्ट किया और जितनी तेजी से हो सकता था वहां से निकलने लगा, पर वह आवाज अब और तेज हो चुकी थी। ट्रक की सीटें हिलने लगीं और ऐसा लगा जैसे ट्रक किसी खाई में गिर रहा हो। भैया, कुछ करो, रुचि चिल्लाई। मैंने हिम्मत जुटाकर जोर से चिल्लाया, तुम जो भी हो सामने आओ, छिपने से कुछ नहीं होगा। अचानक ट्रक की हेडलाइट अपने आप जलने बुझने लगी। ट्रक के शीशे पर खून के हाथों के निशान बनने लगे। यह हमें डराने की कोशिश कर रहा है, मैंने गुस्से में कहा। भयानक सच का पर्दाफाश। अचानक ट्रक अपने आप रुक गया। जैसे ही मैं नीचे उतरने वाला था, एक तेज हवा का झोंका आया और वह परछाई फिर से ट्रक के सामने प्रकट हो गई। इस बार उसका आकार बड़ा और डरावना हो चुका था। वह परछाई अब मेरे और रुचि के बीच खड़ी थी। तुमने उस गांव में कदम रखा, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, उसने धीमी गहरी आवाज में कहा। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमें छोड़ दो, मैंने विनती की। तुमने उस जगह की शांति भंग की है, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा, उसने कहा और तेजी से ट्रक की ओर बढ़ने लगी। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और जितनी तेजी से हो सकता था वहां से भाग निकला, लेकिन वह परछाई अब भी हमारा पीछा कर रही थी। भागते भागते मुझे याद आया कि इस ट्रक को मैंने कुछ महीने पहले खरीदा था। इस ट्रक का पिछला मालिक एक दुर्घटना में मारा गया था। क्या यह उसी के साथ जुड़ा कोई रहस्य था? भैया, आपको ट्रक के बारे में कुछ पता है? रुचि ने पूछा। हाँ, लेकिन मैं कभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने जवाब दिया। अब मुझे यकीन हो गया था कि यह ट्रक ही हमारी समस्या का कारण है। मैंने तुरंत ट्रक को हाईवे पर एक मंदिर के पास रोका। मंदिर के पुजारी ने हमें देखकर कहा, तुम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हो, यह ट्रक शापित है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? मैंने विनती की। पुजारी ने कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हें भी हिम्मत दिखानी होगी। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और उस परछाई की चीखों से पूरा मंदिर गूंज उठा। यह सब कब खत्म होगा? रुचि ने रोते हुए पूछा। जब यह साया पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, पुजारी ने जवाब दिया। आखिरी पल। मंत्रों और हवन की आग के बीच वह परछाई धीरे धीरे कमजोर होने लगी, लेकिन जाते जाते उसने कहा, तुमने मुझे खत्म किया, लेकिन मेरी जगह कोई और लेगा। यह शाप कभी खत्म नहीं होगा। उसकी यह बात सुनकर मैं सन्न रह गया। नरका अध्याय का अंत। मंत्र के प्रभाव से वह परछाई पूरी तरह से गायब हो गई। पुजारी ने हमें समझाया कि इस ट्रक को अब और नहीं चलाना चाहिए। हमने तुरंत ट्रक को वहीं छोड़ दिया और बस से कानपुर जाने का फैसला किया। उस घटना ने हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस रात के बाद मैं कभी ट्रक ड्राइविंग की ओर नहीं लौटा। कानपुर तक का रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन हमारी आंखों से वह रात की डरावनी छाया नहीं हटी। ट्रक के पास वाले मंदिर में जो कुछ भी हुआ वह मुझे समझ में नहीं आ रहा था। क्या वह परछाई सच में खत्म हो गई थी या फिर वह सिर्फ हमारी आंखों के सामने से गायब हो गई थी? रुचि और मैं बस में बैठकर चुप थे। हमारा हर कदम मानो हमें किसी अजनबी जगह की ओर धकेल रहा था, जहां हमें नहीं जाना चाहिए था। मैं सोच रहा था, क्या हमें ट्रक को छोड़कर मंदिर में सही किया? क्या हमें अब भी डर का सामना करना पड़ेगा? भैया, तुम ठीक हो? रुचि ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, ठीक हूं। पर क्या वह सच में खत्म हो गया? रुचि चुप हो गई। मुझे समझ आ गया था कि वह भी उसी डर में डूबी हुई थी। मंदिर में जो हुआ उसके बाद हमारी जिंदगी में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर था। अगर वह परछाई सच में खत्म हो गई होती तो हमें अब डर महसूस नहीं होता। लेकिन नहीं, डर अभी भी था, कहीं ना कहीं हमारे अंदर। नई शुरुआत। कानपुर पहुंचने के बाद मैंने और रुचि ने अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की।
मैंने सोचा कि अब हम कहीं और जाकर बस जाएं और वह डरावना अनुभव अपनी यादों में छोड़ दें। लेकिन जब भी मैं रात को सोने जाता, वही चेहरे, वही चीखें, वही आवाजें मेरी आंखों के सामने आ जाती। एक दिन हम दोनों ने सोचा कि कुछ नया शुरू करें, शायद शहर से बाहर कहीं और चले जाएं। इस बार मैं ट्रक से पूरी तरह दूर रहना चाहता था। हमारी छोटी सी जिंदगी में कुछ शांति हो, यही मैं चाहता था। रुचि, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैंने एक दिन पूछा। क्या मदद चाहिए? उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में वही डर और चिंता थी। मैंने सोचा था कि एक छोटा सा कैफे खोलते हैं, कोई बड़ा काम नहीं, बस आराम से काम करना, मैंने कहा। रुचि थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, हाँ, यह अच्छा आइडिया है, हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हमने अपना छोटा सा कैफे खोला। शुरुआत में मुश्किलें आईं, लेकिन धीरे धीरे लोग हमारी तरफ आकर्षित होने लगे। हम दिन भर कैफे में काम करते और शाम को एक दूसरे से बातें करते। हमें लगता था कि शायद अब हम अपनी जिंदगी को सामान्य तरीके से जी सकते हैं, कभी ना खत्म होने वाली छाया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक दिन अजीब घटना घटी। एक अजनबी आदमी कैफे में आया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे बहुत काला और रहस्यमय लगा। वह आदमी चुपचाप बैठा और हमारे पास आया। तुम लोग उस ट्रक के बारे में जानते हो? उसने धीरे से पूछा। मेरे हाथ से कप गिरते गिरते बचा। मैं भौंचक्का हो गया। क्या कह रहे हो तुम? मैंने पूछा। शायद मेरी आवाज में घबराहट थी। वो ट्रक जो तुम्हारे पास था, वह अब तुम्हारे पीछे है। तुम सोचते हो कि तुम उसे छोड़ आए हो, लेकिन वह तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। वह आदमी एकदम शांत तरीके से बोला। रुचि ने चुपचाप उसकी बातें सुनी। मुझे लगा कि वह आदमी बस हमारी जिंदगी में एक और मुसीबत लेकर आया है। मैंने उसे बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन वह आदमी बिना कुछ कहे उठकर चला गया। उसकी आखिरी बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी, वो ट्रक तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। उस रात जब हम कैफे बंद कर रहे थे, मुझे एक कॉल आया। यह कॉल उस आदमी के बारे में था। वह आदमी कोई और नहीं, बल्कि पहले के ट्रक के मालिक का भाई था। क्या तुमने कभी ट्रक के इतिहास के बारे में सोचा है? उसने पूछा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने हैरान होकर पूछा। वह ट्रक शापित है। मेरे भाई की मौत भी उसी ट्रक में हुई थी। तुम सिर्फ वह ट्रक छोड़ सकते हो, लेकिन उसकी आत्मा तुम्हारा पीछा करेगी। वह कभी नहीं जाएगी। तुमसे जुड़े हुए लोग खतरे में होंगे, उसने कहा। मैंने फौरन फोन काट दिया। मेरा दिल धड़क रहा था। क्या मैं भागकर इस डर से बच सकता था? रुचि की चेतावनी। जब मैंने रुचि को यह सब बताया तो वह और ज्यादा घबराई। भैया, क्या हमें फिर से वह ट्रक ढूंढना होगा? उसने पूछा। नहीं रुचि, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम अब सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं, मैंने कहा, लेकिन मुझे खुद भी यकीन नहीं था। रुचि ने अगले कुछ दिनों तक बहुत कम बातें की। वह लगातार कुछ गुमसुम सी रहने लगी थी। उसे देखकर मुझे महसूस हुआ कि वह अभी भी उस डर के प्रभाव में थी। उसके चेहरे पर वही पुराने भय के निशान थे। अनकहा सच, कुछ दिनों बाद जब हम कैफे में थे, हमें कुछ असामान्य आवाजें सुनाई दी। कैफे के अंदर हलचल बढ़ गई थी। अचानक ट्रक की सीटी की आवाज गूंजने लगी। मैंने फौरन बाहर जाकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। पर जब हम अंदर लौटे तो हमारे स्टोर रूम की बत्तियां बिना कारण जलने लगीं। यह देखकर रुचि चिल्लाई, भैया, ये वही ट्रक है, वह हमारे पास आ रहा है। मैंने जोर से कहा, रुचि, यह हमारे दिमाग का वहम है, हम इसे अब और नहीं देख सकते। लेकिन हमें पता था कि यह सिर्फ हमारा वहम नहीं था। वह ट्रक अब हमारे जीवन में घुस चुका था। हमने तय किया कि अब हम उस ट्रक का सामना करेंगे। हम उस जगह लौटे जहां वह ट्रक छोड़ा था। हमें यह जानना था कि वह ट्रक आखिर क्या था और क्यों हमें वह शापित लगता था। जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमें एक अजीब सी शांति महसूस हुई। कोई आवाज नहीं थी, न कोई हलचल थी। वह ट्रक वहीं खड़ा था, जैसे किसी डरावनी कहानी में उसकी भूमिका तय हो चुकी हो। रुचि ने मेरे हाथ को पकड़ लिया। भैया, हमें इसे खत्म करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो यह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हम पूरे जीवन इससे पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। मैंने सिर झुकाया और उसके बाद ट्रक को देखा। उसका चेहरा वही डरावना चेहरा था। अब यह हमसे रुकने और छोड़ने के लिए नहीं कह रहा था, बल्कि यह हमारे खून की मांग कर रहा था।
और मैंने मिलकर ट्रक के पास जाकर कुछ तंत्र मंत्र किए। हम जानते थे कि यह केवल हमारी इच्छा शक्ति और साहस से ही खत्म हो सकता था। जैसे ही हमने मंत्र पढ़ना शुरू किया, ट्रक के पास से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। अचानक ट्रक की रोशनी बंद हो गई, परछाई का रूप धीरे धीरे गायब हो गया और ट्रक शांत हो गया। हमने जैसे ही ट्रक के आसपास तंत्र मंत्र किया, एक अजीब सी शांति छा गई। वह दर्दनाक चीख जो पहले गूंज रही थी, अब पूरी तरह से गायब हो गई थी। ट्रक के चारों ओर का वातावरण कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और शायद उसी पल हमें यकीन हो गया था कि वह शापित ट्रक अब हमारे लिए खत्म हो चुका था। लेकिन क्या यह सच था या फिर वह सिर्फ एक राहत का झूठा एहसास था? रुचि ने धीरे धीरे मेरी ओर देखा और कहा, भैया, क्या तुम समझते हो कि अब हमें डरने की जरूरत नहीं है? मैंने सिर झुकाया और गहरी सांस ली। सच में उस घड़ी में मुझे लग रहा था कि यह हमारी सबसे बड़ी विजय थी। ट्रक की चमकदार रोशनी जो अब बुझ गई थी, मुझे लगा जैसे वो सब कुछ पीछे छोड़ दिया था। लेकिन एक बात साफ थी जो मैंने महसूस की, ये ट्रक अब हमारी जिंदगी से बाहर हो चुका था। लेकिन क्या वह हमारे साथ ही नहीं आया था? क्या वह हमारा पीछा नहीं कर रहा था? हमने ट्रक के आसपास एक बार फिर से निरीक्षण किया और फिर चुपचाप अपने ट्रक में बैठ गए। हम जानते थे कि अब हमें अपना रास्ता तय करना था। हम वापस अपने कैफे की ओर लौटने लगे, ये सोचते हुए कि हमारी जिंदगी में फिर से एक नई शुरुआत होगी। रुचि ने मेरी ओर देखा और कहा, भैया, क्या तुमने महसूस किया कि अब सब कुछ हल्का लग रहा है, जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो? मैंने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और कहा, हाँ रुचि, मुझे भी ऐसा लगता है। अब हम डर के बिना अपनी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन हमारी यह सोच पूरी तरह से गलत साबित हुई। यह सब एक झूठ था जिसे हमने अपने मन में गढ़ लिया था। जैसे ही हम कुछ किलोमीटर आगे बढ़े, एक और अजीब घटना घटी। अचानक ट्रक के इंजन की आवाज बंद हो गई। उस चुप्पी में अचानक मुझे वह पुरानी आवाज सुनाई दी, वह दर्दनाक चीख जो हमने पहले सुनी थी। यह अब भी हमारी जिंदगी का हिस्सा थी। हम दोनों रुक गए और चुपचाप एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या यह वही आवाज है? रुचि ने धीरे से पूछा। मैंने गहरी सांस ली और ट्रक को देखा। फिर वह घड़ी आई जब मुझे महसूस हुआ कि यह वही चीज थी जो हमारे जीवन में फिर से घुस रही थी। कुछ भी खत्म नहीं हुआ था। वह डर, वह परछाई और वह चीख, सब कुछ अभी भी हमारे पास था। रुचि ने मेरी ओर देखा और कहा, भैया, मुझे लगता है कि हमें इस ट्रक को फिर से छोड़ने की कोशिश करनी होगी। अगर हमने इसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया तो यह हमें फिर से परेशान करेगा। मैंने उसकी बात को गंभीरता से लिया। लेकिन क्या हमें फिर से वह खतरनाक रास्ता अपनाना चाहिए था? क्या हम फिर से उस अंधेरे से टकराने को तैयार थे? हमारी घबराहट और चिंता के बीच एक रात ऐसा कुछ हुआ जो हमारे लिए एक नई मुसीबत लेकर आया। हम कैफे में बैठे थे और अचानक एक अजनबी आदमी हमारे पास आया। उसकी आंखों में वही रहस्यमय और डरावनी चमक थी जो पहले हमें ट्रक में दिखी थी। वह आदमी बिना किसी शर्म के हमारी ओर बढ़ा। क्या तुम दोनों अब भी उस ट्रक से पीछा नहीं छुड़ा पाए हो? उसने एकदम सीधे सवाल किया। हम दोनों सकते में आ गए। मैं घबरा कर बोला, तुम कौन हो और तुम्हें यह सब कैसे पता? आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम दोनों अभी भी वही गलती कर रहे हो। तुम समझ नहीं पा रहे हो कि वह ट्रक केवल तुम्हारी परछाई नहीं है। वह तुम्हारे अंदर की सारी अंधकार को अपनी ओर खींचता है। वह कभी खत्म नहीं होगा। वह हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? रुचि ने घबराकर पूछा। वह आदमी कुछ पल के लिए चुप रहा और फिर धीरे धीरे बोला, वो ट्रक एक शापित आत्मा से जुड़ा है। तुम दोनों अब उस आत्मा के शिकार हो। इसका पीछा हमेशा तुम्हारा होगा। हम दोनों एक दूसरे को घबरा कर देखने लगे। यह बात इतनी गंभीर थी कि हमें महसूस हुआ कि यह कोई मजाक नहीं था। वह आदमी सही कह रहा था। कुछ गड़बड़ थी और वह ट्रक अब हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन चुका था। हमने उस रात के बाद से किसी से भी नहीं मिला। हम डर के मारे चुपचाप अपने कैफे में ही बंद रहे। हम चाहते थे कि यह सब खत्म हो, लेकिन यह सब धीरे धीरे हमारे दिलो दिमाग पर हावी हो रहा था। ट्रक और उसकी रहस्यमयी शक्ति हमारे अस्तित्व को निगल रही थी। फिर एक दिन जब हम दोनों ही सोने की कोशिश कर रहे थे, अचानक से बिजली चली गई।
चारों ओर घना अंधेरा था। रुचि और मैंने एक दूसरे को महसूस किया कि अब यह डर हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका था। क्या हमें फिर से वही डरावनी चीखें सुनने को मिलेंगी? सभी लाइट बंद हो गई थीं और हम दोनों डर से कांप रहे थे। हमें महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ अंधेरा नहीं था, यह कोई और चीज थी जो हमारी तरफ बढ़ रही थी। और मैं अब इस भयानक ट्रक के खिलाफ एक आखिरी लड़ाई लाने के लिए तैयार थे। हम अब अपने डर को नकारने और उसे खत्म करने के लिए तैयार थे। हमने ट्रक के पास जाकर उसे एक बार फिर चुनौती दी। इस बार हम तैयार थे। हमें पता था कि अगर हम इस बार हार गए तो हम पूरी तरह से उस अंधेरे के जाल में फंस जाएंगे। जैसे ही हम ट्रक के पास पहुंचे, हमें लगा कि हमारे अंदर कुछ बदला है। हमारी हिम्मत अब पूरी तरह से वापस आ चुकी थी। लेकिन यह लड़ाई एक नई परछाई के साथ सामने आई थी, वह आत्मा जो हमें कभी नहीं छोड़ेगी। क्या हम इस लड़ाई में जीत पाएंगे या फिर यह हमारी आखिरी कहानी होगी? हम दोनों खड़े थे ट्रक के पास, एक अजीब सी घबराहट और उम्मीद के साथ। जैसे ही हम ट्रक के नजदीक पहुंचे, एक अजीब सी खामोशी थी, मानो आसपास की हवा भी सांस लेना भूल गई हो। रुचि और मैं एक दूसरे को देख रहे थे और मेरी आंखों में वही डर था जो पहले हम दोनों के दिलों में था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। यह डर अब हमारी ताकत बन चुका था। अब हम डरने नहीं बल्कि मुकाबला करने के लिए खड़े थे। क्या तुम तैयार हो? मैंने रुचि से पूछा। मेरी आवाज में थोड़ा डर था, लेकिन साथ ही एक जबरदस्त आत्मविश्वास भी था। रुचि ने सिर झुकाया और फिर उसकी आंखों में वही साहस था जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। हाँ भैया, अब डरने का समय नहीं है, हम उसे हराएंगे। उसने मुझे अपनी मजबूत बांह पर हाथ रखा और हमें वह अजनबी आदमी याद आया जिसने हमें बताया था कि यह ट्रक कभी हमें नहीं छोड़ेगा। उसकी बातें हमारे दिमाग में गूंज रही थीं, लेकिन हम अब उसकी बातें सुनने के बजाय अपने अंदर की ताकत को महसूस कर रहे थे। क्या हम ट्रक की परछाई को जीत सकते थे? क्या यह हमारी आखिरी लड़ाई हो सकती थी? हम दोनों ने गहरी सांस ली और फिर मैंने हाथ में तंत्र मंत्र का पवित्र यंत्र पकड़ लिया। हमें पता था कि यह आखिरी कोशिश थी और हमें इसे पूरी तरह से नाकामयाब नहीं होने देना था। यह न केवल हमारी जिंदगी का सवाल था, बल्कि हम जिन चीजों से डरते थे उन सभी का भी सामना करना था। हमने ट्रक के चारों ओर तंत्र मंत्र शुरू किया। हमारे चारों ओर का माहौल अब पहले जैसा नहीं था। यह एक काले साए जैसा महसूस हो रहा था, जैसे हर दिशा से कुछ हमें घेर रहा हो। आकाश पर घने बादल थे और हवा का झोंका अब और तेज हो चुका था। यह सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर लग रहा था और हम खुद को अकेला महसूस कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमारी उम्मीदें कायम थीं। जैसे ही हम मंत्रोच्चार करने लगे, एक असहनीय चीखें गूंजने लगीं। हम दोनों घबराए, लेकिन रुचि ने मुझे फिर से हिम्मत दी। उसने मेरी ओर देखा और कहा, हम इसे खत्म करेंगे भैया, तुम बस ध्यान दो। मैंने उसकी बात सुनी और फिर से मंत्र पढ़ने लगा। अचानक से ट्रक के इंजन की आवाज सुनाई दी, वह डरावनी आवाज, जैसे कोई गहरी आत्मा गुस्से में हो। इंजन की आवाज बढ़ने लगी और ट्रक के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। हमारे सामने अब वह वही ट्रक था जो हम हमेशा से डरते थे, लेकिन इस बार यह कोई साधारण ट्रक नहीं था। यह अब एक विशाल जीवित शैतान जैसा प्रतीत हो रहा था जो हमारे सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और ट्रक का सारा रूप बदल चुका था। ट्रक अब हमारी आत्माओं को खींचने के लिए तैयार था। रुचि, हम इसके साथ नहीं लड़ सकते, मैंने घबराते हुए कहा। लेकिन रुचि ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, नहीं भैया, हम इसे हराएंगे, हमें यकीन है। तभी अचानक ट्रक से एक गहरी आवाज आई, तुम दोनों को लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैं सिर्फ एक ट्रक नहीं, मैं तुम्हारे अंदर के डर, तुम्हारी घबराहट और तुम्हारी कमजोरियों का प्रतीक हूं। तुम मुझसे कभी नहीं भाग सकते। यह आवाज हमें अंदर तक हिला गई। यह हमें एहसास दिला रहा था कि यह ट्रक सिर्फ एक भूतिया चीज नहीं थी, बल्कि हमारे अंदर की डर और अंधेरे का रूप थी। हमारे सामने वही डर था जो हम दोनों ने हमेशा से छिपाया था। इस ट्रक के जरिए वह सब कुछ हमारे सामने आ रहा था, हमारी कमजोरियां, हमारे डर और हमारी जिंदगी के सभी डरावने पल। यह हमसे हमारे आत्मविश्वास और साहस को छीनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हमें समझ में आ गया कि अगर हम अब भी डरेंगे
तो हम हमेशा के लिए इस अंधेरे में फंस जाएंगे। यह हमारी आखिरी लड़ाई थी, हमारे अंदर के डर और इस ट्रक के बीच। हमें इसे हर हाल में जीतना था। रुचि ने फिर से तंत्र मंत्र का यंत्र उठाया और कहा, हम इसे हराएंगे भैया, हम इसके सामने नहीं झुकेंगे। हम दोनों ने एक साथ गहरी सांस ली और फिर से मंत्रोच्चार शुरू किया। अचानक से ट्रक के आसपास का वातावरण और भी भयावह हो गया। हम दोनों ने अपने दिलों में यह महसूस किया कि यह लड़ाई हमारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए थी जो इस ट्रक की तरह के डर का सामना करते हैं। कभी ना खत्म होने वाली परछाई जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, ट्रक की आवाज और भी जोर से गूंजने लगी। यह एक भयानक युद्ध था और हम दोनों ने इसे अपने जीवन का अंतिम संघर्ष मान लिया था। लेकिन फिर अचानक कुछ अजीब हुआ। ट्रक के चारों ओर से एक काले धुएं का गुब्बार निकला और धीरे धीरे उसने हमारे शरीर को घेर लिया। हम दोनों खड़े थे जैसे किसी गहरी खाई में गिरने वाले हों। फिर वही आवाज आई, तुम दोनों अब मेरे पास हो, तुम्हारा अंत हो चुका है। लेकिन फिर कुछ हुआ जो हम कभी नहीं समझ पाए। अचानक से हमारे भीतर कुछ जागृत हुआ, एक ताकत जो हमने पहले कभी महसूस नहीं की थी। हमारी आत्माओं ने एक साथ एक आवाज में मंत्रोच्चार किया और वह काले धुएं का गुब्बार गायब हो गया। हम दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और अचानक से ट्रक की आवाज बंद हो गई। यह शांत वातावरण हमें यह एहसास दिला रहा था कि हमने वह डर जीत लिया था। लेकिन क्या यह जीत असल में हुई थी? हम दोनों खड़े थे, हाँ, लेकिन हम जानते थे कि इस लड़ाई की असली जीत हमारे भीतर के डर को हराने में थी। आखिरी शांति और एक नया आरंभ। हम दोनों चुपचाप ट्रक के पास खड़े थे और हमें यह महसूस हो रहा था कि अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। ट्रक के आसपास का माहौल अब पहले जैसा नहीं था। हमें यह विश्वास हो गया था कि हम न केवल ट्रक को बल्कि उस डर को भी हरा चुके थे जो हमेशा हमारे साथ था। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर मुस्कुराए। भैया, हमें अब डरने की जरूरत नहीं है, रुचि ने कहा। हाँ रुचि, हम अब खुद से नहीं डरते, हम अब जो चाहें वह कर सकते हैं, मैंने कहा और एक गहरी सांस ली। हमने अपने कदम बढ़ाए और ट्रक को पीछे छोड़ते हुए नए रास्ते की ओर बढ़ गए। हम अब डर के बिना नई उम्मीदों और ताकत के साथ अपने भविष्य की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन इस यात्रा में एक बात थी जो हमें हमेशा याद रहेगी। हमने न केवल ट्रक की परछाई को हराया था, बल्कि अपने अंदर के डर को भी मात दी थी। अब हम जानते थे कि डर केवल एक भावना है और अगर हम उसे अपनी शक्ति बनाते हैं तो वह हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। उस रात के बाद हमारी जिंदगी एक नई राह पर चल पड़ी थी। ट्रक की परछाई अब हमारे पीछे थी, लेकिन हमें यह एहसास था कि असल लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई थी। जो कुछ भी हमने महसूस किया था वह केवल शुरुआत थी। यह हमारी असली यात्रा थी और हम अब इसे निडरता से अपना रहे थे। हमें समझ में आ गया था कि जिस डर से हम पहले डरते थे वह केवल एक भावना थी। वह डर कभी भी हमें परास्त नहीं कर सकता जब तक हम उसे अपने भीतर अपनी शक्ति नहीं बनने देते। अर्जुन और रुचि, हम दोनों अब एक नई राह पर चल पड़े थे। एक ऐसी राह जहां हमें डर और भय से मुक्त होने की उम्मीद थी। हमारी पहली चुनौती तो यही थी कि हम उस पुराने डर को छोड़ दें, लेकिन साथ ही एक नए प्रकार के आत्मविश्वास से भी भरे हुए थे। हम दोनों अब एक दूसरे के सबसे बड़े सहारे बन चुके थे।